है यूथ कमिशन टाइम्स, जिसकी अपनी वेबसाइट ycitybooks.com के माध्यम से आप यूथ की किताबों को न केवल कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा के साथ ऑर्डर कर सकते हैं, बल्कि आप उसको ट्रैक भी कर सकते हैं और ये ऑर्डर आपका फ्री डिलीवरी चार्ज के साथ होगा। क्या आप भी अमेज़न और फ्लिपकार्ट की किचकिच से हैं परेशान? क्या आपको यूथ कमिशन पब्लिकेशन की किताबों को ऑनलाइन हेलो हाय, दिस इज सिमरन गुप्ता। यूथ कंपटीशन टाइम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम अपना प्रैक्टिस सेट जो है कि 11 लेके चले और हम उस पर आज जो है कि डिस्कशन करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए हम अपनी क्वेश्चन नंबर जो है कि 1 पे चलते हैं कि पीछे मलाशय तथा सामने मूत्राशय के मध्य स्थित होता है। ओके, तो क्या कैलिक्स या ब्रिक, गर्भाशय या अपरा? तो इसका आंसर आप बताएंगे कि पीछे मलाशय तथा सामने मूत्राशय के मध्य में जो होता है ना, वो क्या होता है, वो गर्भाशय स्थित होता है। ठीक, और अगर हम गर्भाशय के आकार की बात करें ना, तो ये क्या होता है, ये नाशपाती के आकार का होता है। क्या ये नाशपाती के आकार का होता है। ठीक, और यहीं पे अगर हम बात करें गर्भाशय के कुछ, तो ये क्या करता है, गर्भाशय के अगर हम कार्य की बात करें तो गर्भाशय जो होता है ना, ये इसका मुख्य काम जो होता है जो है कि निषेचित जो अंडाणु होता है ना, जो निषेचित अंडाणु होता है, निषेचित अंडाणु को जो है कि गर्भाशय में जो है ना, ये निषेचित अंडाणु को गर्भाशय में निषेचित अंडाणु को भ्रूण तक विकसित होने में क्या करता है, भ्रूण तक विकसित होने में मदद करता है। ठीक है, विकसित करता है। ठीक, वहीं पे बात करें तो ये क्या करता है, ये पोषण जो है कि जो अंडाशय भ्रूण होता है उसको क्या करता है, ये पोषण भी प्रदान करने की जो है कि सहायता करता है। ठीक है, ये पोषण भी प्रदान करता है, ठीक, करने में मदद करता है। तो हमारा ये ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, सी। और क्या है, इसका आकार नाशपाती के आकार का है। इसके कार्य की बात करें तो ये निषेचित अंडाणु को भ्रूण तक विकसित करता है और पोषण प्रदान करता है। ठीक, और अगर इसकी बात करें थोड़ा सा कि गर्भाशय के कितने भाग होते हैं, ठीक, इसके अगर भाग के बारे में बात करें तो इसका फंडस, ठीक, फंडस भाग होता है। ओके, फंडस भाग। फिर दूसरी भाग इसका होता है बॉडी, बॉडी ऑफ क्या होता है, इसका दूसरा भाग होता है यूट्रस, और तीसरा भाग इसका क्या होता है, तीसरा भाग जो होता है सर्विक्स। ठीक, तो हम क्या बात किए हैं कि गर्भाशय जो पीछे मलाशय तथा सामने मूत्राशय के मध्य में स्थित होता है, क्या, तो गर्भाशय स्थित होता है। और गर्भाशय का आकार की बात करें तो क्या होता है, ये नाशपाती के आकार का होता है। वहीं पे ये क्या करता है, इसके मुख्य कार्य की बात करें तो ये निषेचित अंडाणु को जो है कि भ्रूण तक जो है विकसित करने में जो है कि मदद करता है। ठीक है, जो है कि और उसी प्रकार ये क्या करता है, ये पोषण प्रदान करता है। ठीक, और अगर हम इसके भागों को क्या किए हैं, 3 भागों में बांटे हैं, क्या, फंडस भाग, बॉडी ऑफ यूट्रस और सर्विक्स। ओके, तो चलिए आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चले कि शिशु के कपड़ों में यह गला आरामदायक होता है, क्या, कार्टर गला, गोल गला, बड़ा गला या चौकोर गला? तो देखिए जो शिशु होता है ना, वो बाहरी वातावरण में जब आता है तो उसके शरीर को जो है ना बहुत सारी चीजों से जो है कि उसको सुरक्षा प्रदान करना पड़ता है। उस अवस्था में जब हम उसको वस्त्र जो पहनाते हैं, वो वस्त्र क्या होना चाहिए, वो सूती एकदम मुलायम होना चाहिए। वही प्रकार अगर बात करें उसके जो कपड़ा होता है, कपड़े में जो होता है ना गोल गला का प्रयोग करना चाहिए। बच्चे के कपड़े में जो होता है बटन वगैरह का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी गोल गला। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 पे चले कि कोलेस्ट्रॉल बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें डैश बहुतायत में होता है, क्या, विटामिन होता है, प्रतिजीवी होता है, खनिज होता है या कार्बोहाइड्रेट होता है? तो देखिए जो कोलेस्ट्रॉल जो है ना, ये जो माँ का जो एक स्त्री जब बच्चा जो जन्म के बाद
जो स्त्री के स्तन से जो पीला गाढ़ा दूध निकलता है वही क्या कहलाता है, वही कोलेस्ट्रम कहलाता है। ठीक, और ये कोलेस्ट्रम जो होता है ना, ये क्या होता है कि ये प्रतिजीवी रक्षक होता है। इसमें क्या होता है कि बच्चों को जब बाहरी वातावरण में रोगाणु, कीटाणु, विषाणु, बहुत सारी चीजों से जो है उसको सुरक्षा प्रदान करता है। तो इसीलिए कहा जाता है जो कि माँ के स्तन का जो पहला दूध पीला गाढ़ा जिसे हम कोलेस्ट्रम कहते हैं, वो बच्चे के लिए क्या होता है, वो बहुत ही आवश्यक होता है, उसे बच्चे को जरूर पिलाना चाहिए। तो हमारा आंसर ऑप्शन बी यानी प्रतिजीवी, ठीक है, बहुतायाम में पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 पे चले, हाँ 3 हो गया है, 4 पे चले कि भारतीय रेड क्रॉस समिति IRCS की स्थापना कब हुई? ठीक, 1920, 1925, 1930 या 1938? तो आप इसका आंसर क्या बताएंगे? जो भारतीय रेड क्रॉस समिति है ना, ये भारतीय रेड क्रॉस समिति की स्थापना कब हुई थी? 1920 में हुई थी। कब हुई थी? तो 1920 में हुई थी। और इसकी अगर मुख्यालय की बात किया जाए, जो भारतीय रेड क्रॉस के जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। तो आप आंसर क्या देंगे? ऑप्शन बी ए 1920 में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5 में चले कि निम्न में से उच्च संवेग का क्या कारण है? तो शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक या इनमें से सभी? देखिए, अगर कोई व्यक्ति के अंदर कोई प्रकार की संवेग आती है तो उसके कारण बहुत से हो सकते हैं। हो सकता है उसकी शारीरिक संतुलन सही ना हो, ठीक, उसी प्रकार बात करें तो उसकी मानसिक संतुलन भी खराब हो, या उसकी मानसिक संतुलन डिस्टर्ब चल रहा हो, या पारिवारिक कारण भी हो सकता है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें हम आंसर सभी को देंगे कि जो है कि उच्च संवेग का कारण शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक ये सभी हो सकते हैं। ठीक, ये सभी कारण जिम्मेदार हो सकते हैं एक उच्च संवेग के। तो आंसर हमारा ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 पे चले कि सिर और शिशुओं के शरीर के बीच का अनुपात है। ठीक, जब बच्चा का जो होता है, एक शिशु होता है, उसके सिर और शरीर का अनुपात कितना होता है? 1:7, 1:4 या 1:3 या फिर 1:9? तो हमारा इसका आंसर आप क्या देंगे? जो सिर और शिशुओं के शरीर की अनुपात, ठीक है, कितना होगा? तो 1:4। और अगर वहीं पे ये किसका होता है, इस किसका होगा बताइए आप? इस किसका होगा? ये जो है ये वयस्क के शरीर का अनुपात होता है। ठीक है, ये वयस्क के शरीर के अनुपात है जो कि 1:7 होता है। ठीक, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 7 पे चले कि कोलेस्ट्रम क्या है? फार्मूला दूध है, प्रथम स्तन दूध है, शारीरिक वसा है या फिर फैटी एसिड है? देखिए, हम लोग अगले क्वेश्चन में, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग इस पे चर्चा किए थे कि जो कोलेस्ट्रम क्या होता है। हमने बताया था क्या? कोलेस्ट्रम जो होता है ये प्रथम स्तन दूध होता है। ठीक, जो क्या करता है? ये प्रतिजीवी, ठीक है, रोगाणुओं से, विषाणु, जीवाणुओं से लड़ने में क्या करता है? शिशु को मदद करता है। ठीक, तो हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 8 पे चले कि इकट्ठी हुई संवेगात्मक ऊर्जा को निकालने की क्रिया को कहते हैं इमोशनल कैरेथिस, इमोशनल बैलेंस, या हाइडेंट इमोशनैलिटी, या इमोशनल घबराहट? इसका आंसर क्या देंगे आप 8 का? तो इसका आंसर आप देंगे, ये जो है कि इमोशनल कैरेथिसिस जो होता है ना, इसका आंसर आप देंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 9 पे चले कि ब्रोक क्षेत्र मस्तिष्क का क्षेत्र वह क्षेत्र है जो योगदान करता है क्या? भाषा को समझने में, बाड़ी को समझने में, या गत्यात्मक क्रिया में, या क्रोध उत्पादन में? बताइए। तो जो ये ब्रोक क्षेत्र होता है ना, ये जो होता है ना कि क्या होता है कि ये मस्तिष्क कुल 4 क्षेत्र होते हैं। ठीक है, मस्तिष्क के कुल 4 मस्तिष्क के कुल 4 क्षेत्र जो होते हैं ना, जिन्हें क्या कहा जाता है? लोब्स। ओके, लोब्स कहा जाता है। ठीक, और अगर इसके जो 4 क्षेत्र है
उसकी बात करें हम, जो मस्तिष्क के 4 क्षेत्र हैं उसको जो है कि पहले जो पार्ट भाग होता है उसको बोलते हैं फ्रंटल लोब। ठीक, पहला फ्रंटल लोब, फिर क्या आता है फ्रंटल लोब, पैरिटल लोब, पैरिटल लोब, और क्या आता है, और आता है आपका तीसरे नंबर पे जो है कि टेम्पोरल, टेम्पोरल लोब, और चौथा आपका जो है कि ऑक्सीपिटल लोब। ठीक, देखिए जो मस्तिष्क के कुल कितने क्षेत्र होते हैं, तो 4 क्षेत्र होते हैं, जिसमें से पहला जो होता है फ्रंटल लोब, पैरिटल लोब, टेम्पोरल लोब और ऑक्सीपिटल लोब। ठीक, जो ये पैरिटल लोब है ना, ये जो टेम्पोरल लोब है, इसके भी क्या है, इसको 2 भागों में विभाजित किया है। ठीक, विभाजित किया गया टेम्पोरल लोब को जो है कि 2 भागों में विभाजित किया गया है, और पहले को बोलते हैं वर्निक्स क्षेत्र, और दूसरे को बोलते हैं ब्रोका क्षेत्र। आप लोग समझ रहे होंगे। अभी आप लोग इसका आंसर अपने से दे लेंगे। क्या है कि ये जो मस्तिष्क है ना, ये जो बारोक क्षेत्र जो ये क्या है, मस्तिष्क का ही क्षेत्र है, और जिसको 4 भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम क्षेत्र को बोलते हैं फ्रंटल लोब, दूसरा पैरिटल लोब, टेम्पोरल लोब और ऑक्सीपिटल लोब। वहीं पे बात करें, ये टेम्पोरल लोब जो है ना, इसको 2 भागों में विभाजित किया गया। एक होता है वर्निक्स क्षेत्र, दूसरा होता है ब्रोका क्षेत्र। ये जो वर्निक्स क्षेत्र होता है ना, ये क्या करता है, ये व्यक्ति में जो वर्निक्स क्षेत्र जो है, ये क्या करता है कि ये भाषा को, ठीक है, ये भाषा को जो है व्यक्ति को समझने में मदद करता है। ठीक, वहीं पे बात करें अगर ब्रोका क्षेत्र को, तो ये क्या करता है, ये वाणी से संबंधित होता है। ठीक, ये क्या होता है, ये वाणी से संबंधित होता है। ये क्या करता है, व्यक्ति को जो है कि उस कब कितना बोलना है, क्या बोलना है, आदि चीजों को कंट्रोल करता है। कौन करता है, तो ब्रोका क्षेत्र। वहीं पे अगर बात करें जो है कि भाषा को जो है कि ये हियरिंग, ये सुनने से संबंधित होता है। ये वर्निक्स जो होता है ये सुनने से संबंधित होता है। ठीक, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ब्रोका क्षेत्र, यानी जो है कि वाणी, भाषा को समझने में जो है कि ये 9 नंबर का क्या कर रहे हैं सर, 9 नंबर का हो गया है गलत। ठीक ना, ठीक है, लिख के रखिएगा मैम, व्हाट्सएप कर दीजिएगा सेट नंबर। क्वेश्चन नंबर हम 9 पे देखें कि बारोक क्षेत्र मस्तिष्क का वह क्षेत्र है जो योगदान करता है क्या भाषा को समझने में, वाणी उत्पन्न करने में, गत्यात्मक क्रिया में या क्रोध उत्पादन में। तो जो ये बारोक क्षेत्र है ना, ये मस्तिष्क का जो है ना, ये एक भाग होता है जो है कि अगर हम बात करें इसके बारे में थोड़ा सा, तो ये मस्तिष्क का कुल 4 क्षेत्र होते हैं। ठीक, जिसे क्या कहते हैं, जिसे लोब्स कहते हैं। ठीक, जिसे क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं लोब्स। ओके,
और इसकी बात करें तो ये कितना होता है 4 में, तो फ्रंटल लोब, ठीक, क्या है फ्रंटल लोब, उसके बाद से आता है पैरिटल लोब, और दूसरा और तीसरा आता है और चौथा आता है क्या ऑक्सीपिटल लोब, ठीक। देखिए ये टेम्पोरल लोब है ना, इसको 2 भागों में विभाजित किया है। एक क्या होता है, एक होता है आपका बॉर्निक्स क्षेत्र, क्या बॉर्निक्स क्षेत्र, और दूसरा होता है ब्रोका क्षेत्र। बॉर्निक्स क्षेत्र होता है और दूसरा क्या होता है ब्रोका क्षेत्र। ये क्या करता है, जो बॉर्निक्स क्षेत्र है ये लिसनिंग से संबंधित है, ये लिसनिंग से संबंधित है। वहीं पे बात करें अगर ब्रोका की, तो ये क्या होता है, ये होता है जो है कि ये बाड़ी उत्पन्न करने में मदद करता है, क्या है बाड़ी को समझने, ठीक है, बाड़ी, ये बाड़ी से संबंधित है। तो हमारा आंसर आप क्या देंगे, आप क्या हो जाएगा आंसर 9 का बी। चलिए, यदि कोई कैंसर से पीड़ित है तो उसे किसे दिखाना चाहिए, ऑस्टियोलॉजिस्ट को या रोगाकरण विज्ञानी को या अबुर्द विशेषज्ञ को मूत्र विज्ञानी को। तो इसका आंसर क्या देंगे आप, जो कि अगर कोई व्यक्ति कैंसर से पीड़ित है तो उसे क्या करेंगे आप, अबुर्द विशेषज्ञ को दिखाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चले कि निम्न में से कौन सी बीमारी वायु के माध्यम से नहीं फैलता है। देखिए अगर ऑप्शन सामान्य जुकाम, निमोनिया, तपेदिक या हैजा, तो आप आंसर क्या देंगे, जो कि अगर जो है कि वायु के माध्यम से फैलने की बात करें तो जो हैजा होता है ना, ये हैजा जो है कि हैजा जो है कि ये वायु के द्वारा फैलने वाला रोग है। और इसके अगर हम बात करें जीवाणु की तो क्या है, इसके जीवाणु का क्या नाम है, विब्रियो, ठीक है, इसके जीवाणु का नाम है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम चले किस पे, अब हम क्वेश्चन नंबर चले अब 12 पे। क्या है कि मादा रोगाणु कोशिकाएं या अंडे किसमें निर्मित होते हैं, गर्भाशय, ग्रीवा, योनि, अंडाशय, ओवरी या गर्भाशय में। तो जो मादा रोगाणु कोशिकाएं या अंडे, ठीक है, जो निषेचित अंडा होता है वो किसमें, सॉरी जो अंडे होते हैं ना, जो वो किसमें जो है कि निर्मित होते हैं, तो निर्मित होते हैं तो क्या होता है वो अंडाशय या ओवरी में, ठीक है, ओवरी में जो है कि अंडाशय निर्मित होते हैं, ठीक। और अगर बात करें ओवरी की तो ये किसके आकार का होता है, अगर इसके शेप के बारे में जाने तो ये बादाम के शेप का होता है, क्या बादाम के आकार का होता है, ठीक। और कितना 2, ठीक, वो भी कहाँ स्थित होता है, तो अगर इसका बात करें कि ये कहाँ स्थित होता है तो ये जो है ना, ये श्रोणि गुहा के दोनों ओर, कहाँ पे, तो श्रोणि गुहा के दोनों ओर होता है, ठीक है। दोनों ओर होता है। और अगर थोड़ा सा बात करें इसमें कि ये क्या करता है कि ये अंडाणु उत्पादन करता है, ठीक। अगर इसके कार्य की बात करें तो क्या करता है, ये अंडाणु का उत्पादन करना, और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होता है, हार्मोन का क्या करता है, उनका हार्मोन का क्या करता है, श्रावण करता है, ओके। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अंडाशय। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चले कि भारत की जनसंख्या जनसांख्यिकीय संक्रमण के किस अवस्था से गुजर रही है, प्रथम अवस्था, चतुर्थ अवस्था, तृतीय अवस्था या कोई नहीं। तो ये क्या है कि ये गुजर किस अवस्था से रही है, ये तृतीय अवस्था से गुजर रही है। किस अवस्था से गुजर रही है, तो ये तृतीय अवस्था से गुजर रही है। और थोड़ा सा जो है कि इस पे जो है कि हम बात करें तो
इसमें क्या होता है कि जन्म और मृत्यु क्या हो जाता है, इसमें जो होता है ना जन्म और मृत्यु ये दोनों में क्या हो जाती है, जब कमी आ जाती है, ठीक है, कमी आता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी तृतीय अवस्था से गुजर रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चले कि विश्व में किस देश में महिलाओं की जीवन प्रत्याशा सबसे सर्वाधिक है, अमेरिका, हांगकांग, जापान या भूटान। तो आंसर आप क्या देंगे, इसका आंसर हांगकांग देंगे। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे चले कि संविधान की कौन सी धारा आदिम कल्याण मंत्री की नियुक्ति से संबंधित है। धारा जो है कि 163, धारा 164, धारा 165 या धारा 166। तो धारा जो है ना 15 का जो है कि धारा 164 जो है कि इससे संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 16 पे चले कि कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति जनजाति के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए और उसके लिए एक बेहतर प्रयास प्रदान करने हेतु राज्य सरकारों को केंद्र सरकारों द्वारा विशेष राशि की स्वीकृति प्रदान करता है। बताइए इसका आंसर आप क्या देंगे। अगर ऑप्शन देखें, अनुच्छेद 275, अनुच्छेद 225, अनुच्छेद 164 या अनुच्छेद 335, आप किसको आंसर मारेंगे, इसको बताइए। तो आप इसको आंसर क्या देंगे, अनुच्छेद 275 यानी 275। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर चले 17 पे कि सूची 1 सूची 2 को जो है कि सुमेलित करिए। तो क्या है कि रीता मनचंदा, विधवाओं की दशा, वंदना शिवा, भारत में महिला आंदोलन, नीरा देसाई, द्वंद्व महिलाएं, या फिर मार्था ए चीन जो है कि परिस्थिति की नारीवाद। तो आप इसमें आंसर क्या देंगे। ये जो रीता मानचंदा है ये किससे संबंधित है। तो रीता मानचंदा जो है अगर देखें तो इनको द्वंद्व महिलाएं वो करे, और वंदना शिवा जो है इनको अगर हम मिलाएं तो ये क्या है, वंदना शिवा परिस्थिति की नारीवाद को। ठीक, वहीं पे बात करें अगर नीरा देसाई की, तो नीरा देसाई किससे संबंधित है, ये जो है भारत में महिला आंदोलन से संबंधित है। और ये मार्था ए चिन जो है ना विधवाओं की दशा से संबंधित है। तो हमारा आंसर में किससे ये मेल खा रहा है, ए का अगर देखें तो ए का 3 से। तो हमारा आंसर देखिए यहीं पे मिल गया, क्योंकि किसी में ए के साथ 3 नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी ये। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 18 पे चले कि अभिकथन लिंग भूमिकाएं जैविक रूप से निर्धारित होने के बजाय सांस्कृतिक रूप से प्रभावित होती है। ठीक, तर्क देखें कि लिंग की सांस्कृतिक संकल्पना मानव गुणवत्ता की पूरी सीमाओं को पुरुषत्व और नारीत्व के 2 प्रतिकूल क्षेत्रों और उनके प्रतिकूल व्यवहार में विभाजित करता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन अगर देखें, ए सत्य है किंतु आर असत्य है, ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। ठीक, ए असत्य है किंतु आर सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों असत्य है। इसका आंसर आप क्या देंगे, ऑप्शन बी क्या है, ये जो है कि सही है। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर और ए की सही क्या कर रहा है, ये व्याख्या कर रहा है। चलिए हम चले अब 19 पे कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 यानी मनरेगा का मुख्य उद्देश्य क्या है। एक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 100 दिन तक का अकुशल हाथों से किया जाने वाला कार्य उपलब्ध कराना, या लैंगिक समानता सुनिश्चित करना, या सामाजिक समावेशन सुनिश्चित करना, या उपरोक्त सभी। तो आप इसका आंसर क्या देंगे, ऑप्शन क्या कि ये सभी होगा। क्या है कि ये जो है कि इसका मुख्य उद्देश्य ही था कि एक वित्तीय वर्ष में क्या है, ग्रामीण परिवार को 100 दिन का अकुशल हाथों से किया जाने वाला कार्य उपलब्ध कराना, लैंगिक समानता सुनिश्चित करना, सभी को समान अधिकार होना कार्य में, और क्या है कि किसी के साथ भेदभाव न किया जाना, और सामाजिक समावेशन जो है कि सुनिश्चित करवाना। तो आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन डी। चलिए 20 पे चले कि पिछड़े वर्ग की समस्याओं के निदान में किसने सबसे अधिक पहल की। समाज नीति निर्माताओं ने, जगत गुरु शंकराचार्य ने, या नेल्सन मंडेला ने, या व्यापारियों ने। तो जो पिछड़े वर्ग की समस्याओं के निदान में जो है ना कि ये समाज नीति निर्माताओं जो है ना, इन लोगों का क्या है कि सबसे अधिक योगदान है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे, भारत में मुरिया जनजाति किस राज्य में अधिकांशतः पाई जाती है? राजस्थान, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ओडिशा या आंध्र प्रदेश? तो जो ये मुरिया जनजाति है ना, ये कहाँ अधिक पाई जा रही है? तो ये छत्तीसगढ़ में। और ये क्या है? ये मुरिया जो जनजाति है ना, ये गोंड जनजाति की क्या है? एक उपजाति है। ठीक, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी छत्तीसगढ़। 22 पे चले कि 22 पे क्या है कि निम्नलिखित में से निर्धनता का कौन सा कारण है? ठीक, अशिक्षा, जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगारी या उपयुक्त सभी। जो कि निर्धनता का मेन कारण क्या हो सकता है? तो ये अशिक्षा भी होगा, जनसंख्या में वृद्धि भी क्या है? निर्धनता का कारण है। वहीं पे बात करें बेरोजगारी, तो बेरोजगारी भी जनसंख्या जो है कि निर्धनता का जो है कि मेन कारण है। वहीं पे बात करें तो कि उपयुक्त सभी, ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगर बात करें निर्धनता यानी गरीबी जो है ना, निर्धनता का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? व्यक्ति में, अगर व्यक्ति अशिक्षित है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, तो भी क्या है? वो किसको, उसको कोई काम नहीं मिल पाएगा, उसका जो है कि वो जो है कि निर्धन रहेगा। वहीं पे जनसंख्या वृद्धि और बेरोजगारी, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी। और अगर बात करें, अगर गरीबी दिया रहता हमारा यहाँ पे, तो गरीबी जो है ना, गरीबी सबसे बड़ा कारण है। चलिए, LSD किस प्रकार का मादक पदार्थ है? उत्तेजक मादक पदार्थ, निश्चेतक मादक पदार्थ या अवसादक मादक पदार्थ या भ्रांतिजनक मादक पदार्थ? तो देखिए इसका आंसर आप क्या देंगे कि जो ये LSD जो है ना, ये है एक प्रकार का भ्रांतिजनक मादक पदार्थ। ये क्या करता है? इसको व्यक्ति अगर इसको सेवन करता है तो उसके जो है ना, व्यक्ति जो है कि उसमें जो है कि सोचने की क्षमताएं जो है ना, व्यक्ति में जो है कि वो कल्पनाओं में चला जाता है। व्यक्ति क्या हो जाता है? वो कल्पनाओं में चला जाता है। और क्या होता है? कोई ऐसी चीजों का कल्पना करने लगता है जिसका वास्तविक दुनिया से कोई लेना देना नहीं रहता है। वो कल्पनाओं में क्या हो जाता है? कल्पनाओं में चला जाता है और उसका जिस कल्पना का वास्तविक दुनिया से कोई लेना देना नहीं रहता है। तो आप इसका क्या करेंगे? भ्रांतिजनक मादक पदार्थ। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे चले कि बंधुआ मजदूरी ग्रामीण गरीबी और निरक्षरता का कारण है क्या? उच्च जाति के पिछले आधिपत्य का कारण है, या फिर ग्रामीण गरीबी का परिणाम लेकिन श्रमिक जातियों की निरक्षरता और उन पर उच्च जातियों का आधिपत्य है, या फिर ग्रामीण गरीबी के कारण लेकिन निरक्षरता और निम्न जातियों पर उच्च जातियों का आधिपत्य है? आप इसका आंसर क्या बताएंगे 24 का? तो 24 का आप आंसर क्या बताएंगे कि जो ये ग्रामीण गरीबी के कारण लेकिन निरक्षरता और निम्न जातियों पर उच्च जातियों का आधिपत्य, ठीक, बंधुआ मजदूरी है। 25 पे चले कि इंग्लैंड और वेल्स में अंतरपीढ़ी गतिशीलता का प्रथम मुख्य अध्ययन किसने किया? मार्क अद्रास, डेविड ग्लास, थॉमस बटमोर या रॉबर्ट जो है कि डाहल, किसने किया? तो आप इसमें क्या देंगे? थॉमस जो है कि बटमोर। 26 पे चले कि सामाजिक नियंत्रण का सबसे महत्वपूर्ण अभिकरण कौन सा है? आप क्या बताएंगे? स्कूल, परिवार, पड़ोस या नातेदारी? आप बताएंगे कि जो सामाजिक नियंत्रण होता है ना, उसका जो है कि सबसे महत्वपूर्ण जो है कि अभिकरण के रूप में परिवार को लिया जाता है। ठीक, ये सभी है सामाजिक नियंत्रण के अभिकरण, लेकिन जो मुख्य है वो क्या है? वो परिवार है। बालक क्या करता है? परिवार से ही पहला पाठशाला उसका क्या होता है? उसका परिवार होता है, जहाँ वो अपने माता पिता, दादा दादी सभी से जो होता है कि चीजें को सीखता है और उसके बाद वो क्या करता है? अपने जो है कि समाज में उसको उतारता है। तो हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 27 पे चले कि निम्नलिखित में से किसने अपने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत में शेर और लोमड़ी के पदों को प्रयोग किया है? किसने किया है? वी पेरेटो ने, बी सोरोकिन ने, टी वेबले ने या कार्ल मार्क्स ने? तो आप इसका आंसर क्या देंगे? बी जो है पेरेटो ने। इन्होंने जानते हैं, इन्होंने एक बात कही है, इन्होंने जो है कि एक बात कहा है कि जो है ना कि शेर वे लोग होते हैं जो सत्ता में होते हैं और लोमड़ियों की तरह जो है कि चालाकी से शासन करते हैं। ठीक,
शेर क्या होते हैं? वो लोग होते हैं जो कि सत्ता में क्या करते हैं, लोमड़ियों की तरह होते हैं और चालाकी से अपना काम करते हैं, ठीक। और वहीं पे जो है और सत्ता में बने रहते हैं। लेकिन निम्न वर्ग की जो है कि कुछ लोग जो लोमड़ियां होती हैं, जो सत्ता में हथियाने के फिराक में होते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि उच्च वर्ग की लोमड़ियों से सत्ता क्या हो जाती है, निम्न वर्ग के लोमड़ियों में चला जाता है। ओके, तो ये और क्या दिया है, इन सिद्धांत किसका है, तो बी पेरेटो का है। अब चले हम 28 पे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक परिवर्तन का जनसांख्यिकीय कारक है? अप्रवास और उत्प्रवास, प्रौद्योगिकी आविष्कार या औद्योगिक तथा प्रौद्योगिक वृद्धि या ग्रामीण नगरीय प्रथाओं में असमानता। 28 का आंसर क्या हो जाएगा, 28 का आंसर हो जाएगा अप्रवास और उत्प्रवास। चलिए 29 पे चले कि भारत में परिवर्तन के मूल्यांकन के लिए परंपराओं को 6 प्रकारों में वर्गीकरण किसने प्रस्तावित किया है, ठीक। तो 29 का जो है कि क्या हो जाएगा, एस.सी. दुबे ने। किसने, तो एस.सी. दुबे ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे चले कि सामाजिकरण के निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सीखने का सिद्धांत है? सामाजिक संरचना का सिद्धांत या संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, धर्म का कार्यात्मक सिद्धांत या नियंत्रण का सिद्धांत? तो आप इसका आंसर क्या बताएंगे, इसका आंसर बताएंगे नियंत्रण का सिद्धांत। ये क्या है, ये जो है कि इसके द्वारा व्यक्ति क्या करता है कि व्यक्ति जो है कि सीखता है सामाजिकरण को, जो है कि ये व्यक्ति को सीखने में जो है कि मानकों को सिखाता है, सामाजिक नियंत्रण के मानकों को क्या करता है, ये सिखाता है। सिखाता है, ठीक। तो आंसर आ जाएगा नियंत्रण का सिद्धांत। 31 पे चले कि सामाजिक नियंत्रण का संगठित स्वरूप निम्न में से क्या है? कानून, मानक, प्रथा, परिवार और विवाह। तो इसका आंसर आप क्या देंगे, जो है कि मानक, ठीक, मानक आंसर देंगे। और ये क्या है कि ये सामाजिक मानक को सामाजिक आदर्श नियम भी कहा जाता है। सामाजिक मानक को क्या कहा जाता है, सामाजिक आदर्श नियम भी कहा जाता है। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 32 पे चले कि निम्न में से कौन सा सामाजिक गतिशीलता का उदाहरण नहीं है? प्रतिलोम, अनुलोम, प्रवचन और राजनीतिकीकरण। तो आप क्या कहेंगे कि जो सामाजिक गतिशीलता का उदाहरण नहीं है, क्या? राजनीतिकीकरण। ओके, 33 पे चले कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को किस लेंस का चश्मा लगवाना चाहिए? समतल, नतोदर, उन्नतोदर या फिर इनमें से सभी? तो आप आंसर क्या देंगे, जो है कि ये जो है कि नतोदर, ठीक। चलिए 34 पे चले कि प्रतिजैविक औषधि है एस्प्रिन, एनाल्जीन या स्ट्रेप्टोमाइसिन या थायरॉक्सिन। तो जो प्रतिजैविक औषधि है ना, ये क्या है, ये है आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक। क्या होगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है कि ये है प्रतिजैविक औषधि है, और ये क्या करता है, ये सूक्ष्म जीवों को जो है कि मारता है, नष्ट कर देता है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 35 पे चले कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 339, 350, 350 क या 350 ख? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो जो 350 क है ना, ये जो है कि ये मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा प्रदान की गई है इसमें, और ये किस भाग में है? तो भाग क्या है, भाग 17 में जो है कि इसकी बात की गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम चले 36 पे कि निम्नलिखित को मिलान कीजिए। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1954, हिंदी विवाह अधिनियम 1829 या विशिष्ट विवाह अधिनियम 1856 या सती विरोधक अधिनियम 1955। तो आप इसमें क्या करेंगे, देखिए पहले इसको मिलान करें कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह
ठीक, कब हुआ? तो अगर देखें तो 1956 में। ठीक, वहीं पे बात करें हिंदू विवाह अधिनियम, तो ये कब हुआ? 1955 में। विशिष्ट विवाह अधिनियम 1954, और सती विरोधक अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1829 में। तो हमारा इसमें कौन सा जो है कि इसे मैच कर रहा है? हिंदू विधवा पुनर्विवाह 1955, ऑप्शन 1 का डी, 1 का सी। ठीक है, तो क्या है 1 का सी? 1 डी में देखिए, जो कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह कब पारित हुआ? 1856। हिंदू विवाह अधिनियम की बात करें तो 1955, और विशिष्ट विवाह अधिनियम की बात करें तो 1954, और सती विरोधक अधिनियम की बात करें तो 1829 में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 37 पे चले कि परिवार का सर्वाधिक आवश्यक सामाजिक कार्य है घर की व्यवस्था, या सदस्यों को भोजन की व्यवस्था, या संतानोत्पत्ति और संतान का पालन पोषण, या आजीविका कमाना। बताइए क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आप आसानी से दे लेंगे। क्या हो जाएगा कि संतानोत्पत्ति और संतान का जो है कि पालन पोषण। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम चले अपने 38 पे। निम्न में से किसने 4 प्रकार की नातेदारी की शब्दावली जैसे वंश, पीढ़ी दर, सह पक्षियों का विभाजन, सही पक्षियों का मिलन और मिलन का प्रयोग किया है? LH मॉर्गन, GP मर्डार्क, या फिर RN लोबी, या फिर RAR रैडक्लिफ ब्राउन? किसने किया है? तो LH मॉर्गन महोदय ने। चलिए 39 पे चले कि जाति से बाहर विवाह करने की प्रेरणा किस कारण से उत्पन्न होती है? क्यों जाति से बाहर विवाह का प्रचलन जो है बढ़ता जा रहा है? तो देखें तो अगर औद्योगिक विकास के कारण, सामाजिक विकास के कारण, धार्मिक विकास के कारण, या नैतिक विकास के कारण, तो ये क्या किस कारण से होता है? हो रहा है तो ये हो रहा है किसके कारण? तो औद्योगिक विकास के कारण। जो कि औद्योगिक विकास के कारण जो है कि व्यक्ति क्या हो रहा है, जितना जो है कि वो बाहर जा जाके अपना जो है कि वर्क कर रहा है और वहाँ की रीति संस्कृति में अपने आप को ढाल ले रहा है, जिस वजह से जो है कि ये विवाह को जो है कि प्रेरणा दे रहा है, बाहरी विवाह को। चलिए 40 पे बात करें कि निम्नलिखित में से किसने न्यायसित परिवार की चर्चा की है? तो कार्ल सी जिमरमैन, GP मर्डार्क, JR लेस्ली, या MK गांधी ने? तो जो ये है ना, ये न्यायसिता परिवार की जो है कि ये कार्ल जिमरमैन ने कहा है। ठीक, और इन्होंने 3 प्रकार की परिवार की बात किया है। कितने प्रकार की? तो 3 प्रकार की परिवार की बात किया है, जिसमें क्या है? न्यायसित परिवार, अणुवादी परिवार और घरेलू परिवार। न्यायसित परिवार, अणुवादी परिवार और घरेलू परिवार। तो न्यायसिता परिवार का जो है कि किसने किया है? कार्ल सी जिमर महोदय ने। चलिए क्वेश्चन नंबर हम चले 41 पे। कल कर दीजिएगा। हम अब नहीं आएंगे कुछ दिन तक, हम घर चले जाएंगे। हमको फीवर हो जा रहा है ना, तो इसीलिए हम कहें आज एक कंप्लीट कर दें फिर चले जाएंगे। टाइमिंग नहीं बन पा रही। तो मेरा तो भी टाइम है ना, मेरा तो भी टाइम है ना। तो 20 मिनट में तो कंप्लीट दे पाएंगे। तो बताइए क्या करें? इसलिए मैं तो कहीं छोड़ दे, कोई बात नहीं, मैं अभी से निकल जाऊंगी घर, मुझे वैसे भी लेट हो ही रहा था। लेकिन फिर वही है कि मैं 1 हफ्ते बाद आऊंगी सर, मुझे फीवर हो जा रहा है रात को। नीचे वाला स्टूडियो गलत थोड़ी हुआ है, चल रहा है। उसे नहीं मतलब है। 41 वाला क्लियर हो गया, सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 पे चले कि पीटरिम सोरोकिन के अनुसार सभी महान सभ्यताएं 3 सांस्कृतिक क्रम से गुजरती है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा क्रम इस सिद्धांत से संबंधित है?
तो विचारात्मक संस्कृति, आस्था और रहस्य, उद्घाटन पर आधारित समाज, आदर्शवादी संस्कृति, अनुभववाद तथा अलौकिक विचारों को मानने वाला समाज, या फिर अनुभवों के आधार पर चलने वाला समाज, या फिर वैज्ञानिक प्रेक्षणों पर आधारित समाज। इसका आंसर आप क्या देंगे? तो इसका आंसर आप देंगे डी। क्या देंगे? ऑप्शन डी, जो कि क्या है? वैज्ञानिक प्रेक्षणों पर आधारित समाज। चलिए 42 पे चले कि संघर्ष को दूर या दूसरों की इच्छा के विरोध, प्रतिकार या बलपूर्वक रोकने के विचार पूर्वक प्रयत्न को कहते हैं अंतःपीढ़ी संघर्ष। उक्त परिभाषा किसकी है? उक्त परिभाषा किसकी है? मैकावर ओपेज की, या W.A. ग्रीन की, या फिर जो है कि M.L. गुप्ता का है, या फिर D.R. सचदेव का। इसका आंसर आप क्या देंगे? तो इसका आंसर आप देंगे क्या कि A.W. ग्रीन का। किसका? तो A.W. ग्रीन का है ये आंसर। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 43 पे चले कि लड़कों के लिए विवाह की निम्नतम वैधानिक आयु है 24 वर्ष, 21 वर्ष, 18 वर्ष या 23 वर्ष। तो जो लड़के हैं उनके लिए विवाह की आयु कितनी बताई गई है? तो 21 वर्ष, और वहीं पर लड़कियों की बात किया जाए तो 18 वर्ष। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। 44 पे चले कि व्यक्ति के जीवन में एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखते हैं। मूल्य आयोजन लक्ष्य, या लक्ष्य आयोजन स्तर, या मूल्य लक्ष्य स्तर, या फिर स्तर लक्ष्य मूल्यांकन। तो देखिए जो व्यक्ति है ना उसके जीवन में जो है कि घनिष्ठ संबंध क्या रखते हैं? ये जो मूल्य लक्ष्य स्तर, ये क्या है? ये व्यक्ति के जीवन में घनिष्ठ संबंध रखते हैं, और ये जो है कि तीनों एक दूसरे से जो है कि जुड़े हुए हैं, जिसमें मूल्य जो होता है ना उच्च स्थान रखता है, मूल्य का स्थान उच्च रहता है। ठीक, चलिए 45 पे चले कि किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना, 4थी पंचवर्षीय योजना, 6ठी पंचवर्षीय योजना, फिर 9वीं पंचवर्षीय योजना। तो आप इसमें आंसर क्या देंगे? जो 6ठी पंचवर्षीय योजना थी ना, 6ठी पंचवर्षीय योजना में जो है कि ये इसमें जो है कि गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, और ये योजना कब स्टार्ट की गई थी? 1980 से कब जो है कि 1980 से 85 में जो है कि इस पे बात की गई थी। चलिए वहीं पे अगर थोड़ा सा हम बात करें 5वीं पंचवर्षीय योजना की, तो इसमें जो है कि असमानता को दूर करना। ठीक, इसमें क्या किया गया था? असमानता को दूर कर रोजगार को बढ़ाया गया था, दूर कर रोजगार को बढ़ावा। और अगर बात करें जो है कि 4थी पंचवर्षीय योजना की, तो इसमें क्या किया गया था? समानता एवं सामाजिक न्याय में वृद्धि। ठीक, इसमें समानता एवं न्याय, समानता और जो है कि सामाजिक न्याय में क्या किया गया था? वृद्धि किया गया था। तो चलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 6ठी पंचवर्षीय योजना। जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण हो सकते हैं? उच्च प्रति व्यक्ति आय, निम्न प्रति व्यक्ति आय, या निम्न मृत्यु दर का होना, या विकल्प बी और सी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी और सी दोनों, यानी ऑप्शन डी। चलिए, परिवार का घर बार से संबंध है अप्रत्यक्ष तौर पे, प्रत्यक्ष तौर पे, आंशिक तौर पे, या काल्पनिक तौर पे? इसका आप आंसर आसानी से बता लेंगे, क्योंकि हम क्या है परिवार के साथ किस रूप से जुड़े रहते हैं? औपचारिक या अनौपचारिक, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष? तो हम क्या है परिवार के साथ हम प्रत्यक्ष तौर पे जुड़े रहते हैं। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 पे चले कि संपत्ति को बेटे को सौंपा जाना किसके होगा? कि प्रीतिवंशीय परिवार में, या मातृवंशीय परिवार, या नवनिवासीय परिवार, या बाल्य वंशीय परिवार? तो ये जो होता है ना कि पिता के जो है पुत्र को जो है कि अपने पिता के संपत्ति में अधिकार जो होता है वो पितृवंशीय में होता है। ठीक, मातृवंशीय में क्या हो जाता है? वो उसमें बेटी को जो है कि माँ के अधिकार में, धन संपत्ति में जो है कि बेटी को भी अधिकार हो जाता है। चलिए 49 पे चले कि जिस परिवार में व्यक्ति जन्म लेता है उसे कहते हैं उन्मुखीकरण परिवार, प्रसव का परिवार, प्यार का परिवार, या प्रीतिवंशीय परिवार? तो देखिए जो व्यक्ति है वो जिसमें जन्म लेता है उस परिवार को बोलते हैं क्या? प्रसव का परिवार। ठीक, इसे प्रजनन परिवार भी कहा जा सकता है। तो आंसर हमारा ऑप्शन बी। चलिए 50 पे चले कि जनसंख्या शिक्षा का जनसंख्या समस्या से संबंधित ज्ञान के प्रति चेतना, यह परिभाषा किसकी है? मार्शल का, वर्सेल का, बीडरमैन का, या
एस चंद्रशेखर का। तो आप इसका आंसर क्या देंगे, जो बर्लेशन है ना, इसका आंसर होगा। चलिए 51 पे बात करें कि एंटीबायोटिक क्या है। सर्जिकल ऑपरेशन के दौरान उपयोग की जाने वाली एनेस्थेटिक पदार्थ वाली विशेष दवाएं या फफूंद और फफूंद जैसे जीवों से तैयार की गई दवाएं या नींद की गोलियां। आप इसका आंसर क्या देंगे 51 का? तो 51 का आंसर आप देंगे कि फफूंद और फफूंद जैसी जीवों से तैयार की गई दवा ही क्या है, एंटीबायोटिक है। 52 पे चले कि पिशु कहाँ रहते हैं, कूड़े में रहते हैं, जानवरों के शरीर में, गंदे पानी में या चारपाई में। तो जो पिशु होते हैं ना, वो कहाँ होते हैं, जानवरों के शरीर में होते हैं। ठीक, ये क्या होते हैं, ये जानवरों के शरीर में होते हैं, और जो है ये जानवरों के शरीर में ये रहते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए, वास्तव में निम्न के अतिरिक्त सभी भोजनों में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, दूध, मांस, ब्रेड या फल। तो कार्बोहाइड्रेट जो है कि किसमें नहीं पाया जाता है, तो ये मांस है ना, मांस में जो है कि कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 पे चले कि कच्चे फलों से कठोर गंध आती है क्योंकि उनमें होता है ट्रिप्सिन निरोधक, टैनिन, स्पोनिन्स या फेविज्म। तो क्या होता है, जो कच्चे फल होते हैं ना, उसमें जो कठोर एक गंध का कारण क्या होता है, ट्रिप्सिन निरोधक होता है। ओके, 54 का आंसर क्या हो जाएगा, ट्रिप्सिन निरोधक। चलिए अब 55 पे चले कि दूध की किण्वन प्रक्रिया में कौन सा जीवाणु प्रयुक्त होता है। अगर ऑप्शन देखें तो स्ट्रेप्टोकोकस, नाइट्रीकरण या विब्रियो कार्ला या कोकस। तो जो दूध होता है, दूध में जो किण्वन प्रक्रिया में जो जीवाणु प्रयुक्त होता है वो होता है स्ट्रेप्टोकोकस। ओके, ये विब्रियो कार्ला तो हैजा के जीवाणु है। चलिए, शक्कर चीनी को ताप के संपर्क में लाने पर उसका रंग भूरा हो जाता है, इसका कारण क्या हो सकता है, कैरमलाइजेशन, डेक्सट्राइजेशन, जेलेटिनाइजेशन या कोएगुलेशन। तो जो शक्कर होता है ना, उसमें जो चीनी को जो चाशनी बनाते हैं उसमें भूरा होने का कारण क्या हो जाता है, कैरमलाइजेशन के कारण होता है। और ये जो है कि जब उसका जो टेम्परेचर जो होता है 160 डिग्री पर जो होता है, 160 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाता है, वो जो एक उसका चीनी का जो चाशनी उसका रंग परिवर्तन होने लगता है, वो भूरा हो जाता है। वहीं पे डेक्सट्रिनाइजेशन की बात करिए तो ब्राउनिंग के लिए, जो अनाज में ब्राउनिंग होता है उसके लिए ये जिम्मेदार होता है। 57 पे चले कि आपने इकोलॉजिकल सिद्धांत की रचना की है, किसने की है, कॉनरेड लॉरेंस, अल्बर्ट बंडूरा या ब्रोनफेल्डेनर ने या इवान पावलोव ने। तो जो इकोलॉजिकल सिद्धांत है ना, ये क्या है, ये किसने प्रस्ताव किया है, तो ब्रोनफेल्डेनर महोदय ने किया है, इन्होंने ही इकोलॉजिक सिद्धांत दिया है। क्वेश्चन नंबर 58 पे चले कि खाना पकाने की विधि जिसमें इडलियां बनाई जाती हैं, उबालना, पैरा बॉइलिंग या प्रत्यक्ष सीधे भाप में या अप्रत्यक्ष परोक्ष भाप में। तो जो इडली है, ठीक है, जिसमें बनाया जाता है वो होता है वो प्रत्यक्ष विधि द्वारा जो है कि इसको बनाया जाता है। 59 पे चले कि किशोरावस्था तूफान और तनाव की अवस्था, ये किसने कहा है, बताइए किसने कहा है, स्टेनले हॉल ने, एलिजाबेथ हॉरलॉक, पियाजी या फ्रायड। तो देखिए, जो किशोरावस्था को जो है संघर्ष एवं तूफान का काल किसने कहा है, तो जो ये स्टेनले महोदय है ना, इन्होंने क्या किया है, किशोरावस्था को जो है कि तूफान एवं तनाव का जो है कि एज कहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बाल विकास का क्षेत्र नहीं है, ठीक, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या वृद्धावस्था। तो जो बाल्यावस्था होता है ना, ये शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या वृद्धावस्था। तो देखिए, जो वृद्धावस्था होता है ये जो होता है बाल विकास का क्षेत्र नहीं होता है, बाकी ये सभी क्या है, ये सभी बाल विकास से संबंधित है, इस सभी का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 61 पे HACCP सिस्टम किसके लिए है। अगर ऑप्शन देखें तो भौतिक, रासायनिक और जैविक जोखिम या फिर नियंत्रण बिंदुओं के सभी सोपानों का क्रमिक विश्लेषण और नियमित अनुवीक्षण या फिर विवेचित नियंत्रण बिंदुओं को उनकी स्थिति, कार्य प्रणाली और प्रक्रिया को शामिल करते हुए चिन्हित करना या फिर खाद्य हाइजीन जोखिम ठीक ठीक रेख देख। तो इसका आंसर आप पहले तो ये देखिए HACCP, ठीक, इसका आप पूरा वो देखें तो ये हैजार्ड एनालिसिस
क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट इसका फुल फॉर्म, ठीक। और अगर ये क्या है कि ये खाद्य पदार्थ जो होता है उसका नियंत्रण, जो खाद्य पदार्थ अगर जो होता है कि दूषित होने के जो कंट्रोल पॉइंट और उसको किस कंट्रोल पॉइंट उसको नियंत्रण किया जा सकता है आदि चीजों के बारे में जो है कि ये जो है हैकअप जो है कि कार्य करता है, जो कि नियंत्रण बिंदुओं के सभी सोपानों का और क्रमिक विश्लेषणों का नियमित अनुवीक्षण, ठीक। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए 62 पे चले कि निम्न में से कीटनाशक औषधि है क्या? मैलिथियोन या पायरेथ्रम या बेंजीन हेक्साक्लोराइड या उपयुक्त सभी। 62 का आंसर आप क्या बताएंगे कि 62 का जो है ना ये उपयुक्त सभी, ये मैलिथियोन, पायरेथ्रम या बेंजीन हेक्साक्लोराइड ये उपयुक्त तीनों क्या हो जाएंगे? ये तीनों ही कीटनाशक औषधि हैं। चलिए 63 पे चले कि प्रौढ़ शिक्षा लोगों के लिए लाभकारी है क्योंकि इससे क्या वे अपने बच्चों को शिक्षा देने में रुचि लेंगे क्या, या फिर वे अपने को अधिक समृद्ध बना सकेंगे, या फिर प्रत्येक व्यक्ति अखबार पढ़ सकता है या परिवार नियोजन के लाभ समझ सकते हैं। तो देखिए ये प्रौढ़ शिक्षा देने का मुख्य कारण क्या था कि व्यक्ति जो है कि आत्मनिर्भर बन सके। व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो है कि प्रौढ़ शिक्षा जो है कि कार्यक्रम चलाया गया और इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी वे अपने को अधिक समृद्ध बना सके, ये आंसर हो जाएगा। यानी वो व्यक्ति क्या करे? अपने आप को आत्मनिर्भर बनाए, उसे दूसरों के सहारे पे न रहना पड़े, खुद कमा ले, खुद अपने आप में कार्यों को कर सके, चीजों को जो है कि प्रौढ़ शिक्षा जो है कि लाभकारी है किसके लिए? कि वे अपने आप को समृद्ध बना सके। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 64 पे चले कि खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने के लिए कितनी मात्रा में चीनी होनी चाहिए ताकि वो अन्य किसी पर्यवेक्षक की आवश्यकता न पड़े। जो खाद्य पदार्थों में जो है कि कितना जो है कि जैसे हम लोग अचार बनाते हैं, जैम जेली होगी, इसमें चीनी की मात्रा हम कितना डालेंगे जिसकी वजह से वो परिरक्षित हो हमारा खाद्य पदार्थ? तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी, यानी 60 से 70% अगर हम चीनी की मात्रा मिलाते हैं तो क्या होगा? वो परिरक्षित हो जाएगा। तो चलिए हमारा आंसर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 पे चले कि सर्विस की सर्वाधिक परिष्कृत तथा अत्यधिक औपचारिक शैली है क्या? वेटर सर्विस, स्व सर्विस, रूम सर्विस या वैकेंट सर्विस। ये सभी एक सर्विस के प्रकार हैं, ठीक है, लेकिन इसमें जो है कि परिष्कृत तथा अत्यधिक औपचारिक की बात किया है तो ये क्या हो जाएगा? जो स्व सर्विस है ना, ये सबसे अधिक जो है कि परिष्कृत तथा औपचारिक शैली है। 66 पे देखें कि आरंभिक बाल्यकाल डैश आयु के नाम से भी जाना जाता है, जन्म पूर्व, गैंग पूर्व, यौवन या परिपक्वता पूर्व। तो देखिए जो आरंभिक बाल्यकाल की बात करें जो कि क्या है? बाल्यकाल को तो दो भागों में विभाजित किया गया है, एक पूर्व बाल्यकाल और दूसरा उत्तर बाल्यकाल। जो पूर्व बाल्यकाल होता है इसका एज कितना होता है? 2 से 6 वर्ष, ठीक। वहीं पे बात करें उत्तर बाल्यकाल की तो 6 से 12 वर्ष, ओके। तो जो पूर्व बाल्य होता है ना, ये से क्या होता है? ये गैंग पूर्व की अवस्था कहा जाता है, ठीक। तो हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 67 पे चले कि प्रजनन एवं दुग्ध श्रावण के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? लोहा, मैग्नीशियम या तांबा या फिर कैल्शियम। तो आप आंसर क्या देंगे 67 का? कि जो है कि कैल्शियम जो है ना ये प्रजनन और दुग्ध श्रावण हेतु आवश्यक है। वहीं पे लोहा की बात करें तो लोहा क्या है? ये हमारे लिए आयरन के लिए जो है कि आवश्यक होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर चले 68 पे कि गर्भावस्था में लौह की प्रतिदिन की अनुवांशिक मात्रा कितनी की गई है? 24 ग्राम, 32 ग्राम, 40 ग्राम या 35 ग्राम। देखिए इसमें आयोग ने क्या किया है कि इसको 40 को आंसर माना है, ठीक। लेकिन 2000 जो है कि 20 के RDA के अनुसार जो बात करें तो नॉर्मल स्त्री को जो है ना कि नॉर्मल स्त्री को 29 माइक्रोग्राम की जरूरत पड़ती है। वहीं पे गर्भवती है तो उसे 27 की जरूरत पड़ेगी। वहीं पे अगर वो दूध पिलाने वाली है तो उसे जो है कि
उसे कितना 23, उसे कितना करना है, उसे 23 जो है कि आवश्यकता पड़ेगी। तो हमारा आंसर 40 मिलीग्राम। चलिए 69 पे चले कि बुद्धिमत्ता का सिद्धांत इसमें से किस प्रकार का नहीं है। एक कारक सिद्धांत, वेस्लर सिद्धांत, थर्स्टन सिद्धांत या प्रतिदर्श सिद्धांत। तो बुद्धिमत्ता का सिद्धांत जो है ना, जो ये वेस्लर सिद्धांत है, ये नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 70 पे चले कि किसी के भोजन में हरी सब्जियां आवश्यक क्यों है। किसी के भोजन में, ठीक, हरी सब्जियां आवश्यक क्यों है? वे सलाद में अच्छी दिखती हैं, या फिर वे आपके दांतों को चमकाता हुआ रखती है, या फिर उनमें बहुत सारे विटामिन और खनिज होते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो हरी सब्जियां होती हैं ना, इसमें जो है कि बहुत सारे क्या होते हैं, विटामिन और खनिज पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। तो आंसर आप क्या देंगे, ऑप्शन सी से कि हमें संतुलित आहार लेना चाहिए क्योंकि यह स्वादिष्ट होते हैं, या फिर ये स्वास्थ्य, इसमें से क्या होता है, स्वास्थ्य ठीक रहता है, या फिर इसमें आहार संबंधी समस्त आवश्यकताएं पूरी हो जाती है, या इससे सौंदर्य में वृद्धि होती है। संतुलित आहार क्यों लेना चाहिए? तो देखिए संतुलित आहार जो है ना, हमारे लिए जो है कि एकदम आवश्यक है। हमें रोगों से लड़ने के लिए, हमारे शरीर को ऊर्जा देने के लिए, हमें स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। और जो इसलिए हम, इससे क्या होता है, संतुलित आहार में क्या होता है, आवश्यक विटामिन, खनिज, ठीक, CHO, प्रोटीन, ठीक, प्रोटीन और क्या, वसा, जल, ये सभी क्या होते हैं, संतुलित आहार में इन सबों की मात्रा हमारे शरीर के अनुसार होती है। तो इसीलिए हमें क्या है, इसे आहार समस्त आवश्यकताएं पूरी हो जाती है संतुलित आहार से, और ये इसे ही हमें लेना चाहिए। 73 पे चले कि विकास से तात्पर्य है गुणात्मक परिवर्तन, परिणात्मक परिवर्तन, गुणात्मक एवं परिणात्मक परिवर्तन, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो 73 है, इसका आंसर आप क्या देंगे कि गुणात्मक एवं परिणात्मक परिवर्तन। चलिए 74 पे चले कि पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता है पूर्वशाली अवस्था, समूह पूर्व अवस्था, जिज्ञासा प्रवृत्ति अवस्था, या उपयुक्त सभी। तो आप आंसर क्या देंगे 74 का कि उपयुक्त सभी हो जाएंगे। पूर्व बाल्यावस्था की ये सभी विशेषताएं, इस अवस्था में बच्चा क्या है, ये जो कि 2 से 6 वर्ष की अवस्था होती है, और इसमें क्या होता है, बच्चा जो है कि ये पूर्वशाली यानी बच्चा स्कूल जाता है प्रथम बार। वहीं पे बात करें कि समूह पूर्व अवस्था, इसमें बच्चे समूह में जो है कि रहना स्टार्ट कर देता है, और बच्चा में क्या होता है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति पाई जाती है। वो अपने माता पिता, अपने दादा दादी सबसे क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा प्रश्न पूछता है, अपनी जिज्ञासा को प्रश्न पूछकर क्या करता है, शांत करता है। तो उपयुक्त इसका आंसर डी होगा। चलिए 75 पे चले कि निर्जलित आलुओं, पालक, फूलगोभी और रागी में आर्द्रता मात्रा होनी चाहिए कितनी, 2 से 8%, 10 से 16%, या 18 से 24%, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो 10 से 16% है ना, इसमें मात्रा कितनी होनी चाहिए, 10 से 16%। एक अत्यधिक क्रियाशील पुरुष के लिए डैश कैलोरी ऊर्जा प्रतिदिन कितनी आवश्यक होती है, 2000, 2875, 3800 या 1900। तो एक क्रियाशील पुरुष के लिए है 2875 जो है कि कैलोरी ऊर्जा की प्रतिदिन आवश्यकता होती है। आप आंसर क्या देंगे, ऑप्शन बी। चलिए, काम करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, क्षमता कहेंगे, ऊर्जा कहेंगे, कुशलता कहेंगे, या प्रसूति कहेंगे। कोई व्यक्ति है अगर वो काम कर रहा है, उस कार्य करने की क्षमता को क्या कहेंगे, हम कहेंगे ऊर्जा, क्योंकि उसके अंदर उतनी ऊर्जा है, वो अपनी ऊर्जा का जो है कि उतना प्रयोग करके जो है कि अपने कार्य को कर रहा है, तो उसकी क्षमता कितनी है, तो ऊर्जा कहेंगे उसको। ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2018 के अनुसार किस देश का वृद्धि रोध में पीड़ित बच्चों की दृष्टि से दूसरा स्थान है, तो नाइजीरिया, ऑप्शन देखें, नाइजीरिया, पाकिस्तान, भूटान, या फिर जो है कि भारत। तो इसमें स्थान जो है ना, देश का दूसरा स्थान जो है ना, वो नाइजीरिया का है। चलिए 79 पे चले कि विटामिन B12 की कमी से होने वाली रक्तहीनता कहलाती है क्या मैग्लोब्लास्टिक, क्या पर्निशियस
सिकल सेल या माइक्रोसाइटिक एनीमिया। आप इसका आंसर 79 का क्या देंगे? 79 का आंसर देंगे जो है कि इसमें क्या हो जाएगा, विटामिन B12 की कमी से हो जाता है पर्निशियस एनीमिया। ठीक, वहीं पे बात करें अगर मैग्लोब्लास्टिक की, तो ये फोलिक की कमी से होती है। किससे होती है? फोलिक की कमी से। वहीं पे माइक्रोसाइटिक की बात करें तो ये विटामिन B6 की कमी से होती है। चलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पर्निशियस एनीमिया। लैक्टोज निम्न इकाइयों से निर्मित होता है क्या? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज से, फ्रुक्टोज प्लस ग्लैक्टोज से, या ग्लैक्टोज प्लस ग्लैक्टोज से। तो जो लैक्टोज होता है ना, वो होता है, क्या होता है, वो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से क्या होता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज की बात करें ये, तो इससे क्या होगा? माल्टोज होगा। वहीं पे बात करें ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज से, लैक्टोज होगा। तो आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम चले 81 पे कि राष्ट्रीय प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अनुसार जन्म के समय इन टीकों में से किस टीकों की सिफारिश की जाती है? BCG DPT OPV, या BCG हेपेटाइटिस B OPV, या DPT OPV हेपेटाइटिस B, या फिर BCG हेपेटाइटिस B या DPT। तो देखिए जो राष्ट्रीय प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अनुसार जो है ना, जो टीके हैं वो BCG और हेपेटाइटिस B OPTB के जो है कि सलाह दिया जा, सिफारिश की जाती है। वैसे तो ये भी टीके दिए जाते हैं, और लेकिन हमारा जो है कि BCG हेपेटाइटिस B OPV का जो है कि सिफारिश की जाती है। निम्न में से कौन सा आवश्यक अमीनो एसिड है? एलानिन, एस्परजिन, या ग्लाइसिन, या लाइसिन। तो जो आवश्यक अमीनो अम्ल है जो कि हमारे लिए आवश्यक है, ये लाइसिन है। तो आंसर आप देंगे ऑप्शन डी। चलिए 83 पे चले कि फाइनोडर्मा रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है? फाइनोडर्मा, ठीक, अगर ऑप्शन देखें तो कैल्शियम की आवश्यक बशी अम्ल, या विटामिन, या प्रोटीन। तो फाइनोडर्मा जो बीमारी है ना, ये होता है आवश्यक बशी अम्ल, इसकी कमी से हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 पे चले कि मानव शरीर में जिंक का मुख्य कार्य क्या है? हीमोग्लोबिन का, DNA और RNA का संश्लेषण, या दृष्टि या हड्डी स्वास्थ्य का। तो जो ये मानव शरीर में जो जिंक का मुख्य कार्य जो है ना, ये DNA और RNA के संश्लेषण में सहायक करता है। ठीक, तो आंसर आप क्या देंगे? ऑप्शन बी। 85 पे चले कि 85 में क्या है कि 85 की बात करें तो इस विधि में मोहल्लों में पाइप की उपशाखाओं से पानी का कनेक्शन दिया जाता है। किस विधि द्वारा, किस मेथड के द्वारा जो है मोहल्लों में जो है कि पाइप का कनेक्शन दिया जाता है? अगर देखें तो ग्रिड प्रणाली, वृत्ताकार प्रणाली, ब्रिज प्रणाली, या विकर्णीय प्रणाली। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? ब्रिज प्रणाली। जैसे कि इसमें क्या किया था, ऐसे 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 करके सब जो मोहल्ले में जगह जगह जो है कि पानी को पहुंचाया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिज प्रणाली। डायफ्राम क्या है? यह एक प्रकार की झागदार गोली है, या यह एक प्रकार की गर्भ निरोधक दवाई है, या फिर यह एक प्लास्टिक का बना छल्ला है, या यह मुलायम रबर की टोपीनुमा गर्भ निरोधक साधन है? तो जो डायफ्राम है ना, ये है, यह मुलायम रबर की टोपीनुमा जो है कि गर्भ निरोधक साधन है। तो आंसर आप ऑप्शन डी को देंगे। चलिए 87 पे चले कि अंडे का निषेचन डैश में होता है? एम्प्यूली में, एंडोमेट्रियम में, गर्भाशय में, या फिर कार्पस लूटियम में? 87 का आप आंसर क्या देंगे कि जो एम्पूली है ना, एम्प्यूली, इसमें होता है अंडे का निषेचन, और गर्भाशय में क्या होता है? वो विस्तारण हो जाए, उसका जो है कि गर्भाशय में वो विकसित होने लगता है। चलिए 88 की बात करें कि निम्न में से किस यंत्र द्वारा घर में सबसे ज्यादा श्रम की बचत होती है? तो किसके द्वारा सबसे अधिक श्रम की बचत होती है? अलमारी, गीजर, मिक्सर ग्राइंड, या वैक्यूम क्लीनर? तो देखिए कोई स्त्री है, उसको क्या है, मसाला जब पीनते हैं ना, तो उसमें ज्यादा जो है एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो और बात करें अगर कि एनर्जी की बात करें तो क्या है कि उसमें उसको बार बार जैसे मसाला पीसना हुआ,
ठीक। और उसको जो है कि चटनी पीसना हुआ, तो ये सब चीजें जो है कि बार बार जाके सिलबट्टे पे करना, उसके लिए थोड़ा दिक्कत जो है कि उसको ऊर्जा की खपत ज्यादा होगी। तो इस अवस्था में मिक्सर ग्राइंड क्या करता है कि जो है कि एक घरेलू स्त्री जो है, एक गृहिणी है, उसके लिए मिक्सर ग्राइंड जो है कि सबसे ज्यादा जो है कि श्रम की बचत करता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें हमारे समय क्या होता है, समय की बचत होती है। मेन क्या होता है, ये समय का हमारा बचत करता है क्या, मिक्सर ग्राइंड। चलिए, मोलर गर्भधारण की जटिल स्थिति क्या है, गर्भाशय रूपांतरण, कोरियोकार्सिनोमा या झटका या जमावट विफलता। तो 89 का आंसर क्या हो जाएगा, 89 का आंसर हो जाएगा क्या, ये कोरियोकार्सिनोमा। ठीक। 90 पे चले, गर्भावस्था में मॉर्निंग सिकनेस का उपचार निम्नलिखित साधारण मेजरमेंट द्वारा किया जाता है। मसालेदार और वसायुक्त भोजन का प्रयोग करें, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में कम तथा बार बार भोजन करें, और नरम और सूखे भोजन जैसे सुबह में बिस्कुट ले या हर दिन में वमन रोधी दवाएं ले। तो देखिए, जो गर्भावस्था होती है ना, ये मॉर्निंग सिकनेस की जो बात कर रहे हैं, तो क्या है इसमें, क्या चीजें जो है कि राय दिया जाता है कि एक गर्भवती स्त्री को क्या, कैसे अपने डाइट को वो करना चाहिए। तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और को जो है कि कम मात्रा में ले, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन में थोड़ा कमी करें, लेकिन क्या है, एकदम कमी नहीं करेंगे, उसको खाएंगे हम, लेकिन एक ही बार ज्यादा ना खा करके क्या करेंगे, बार बार थोड़ा थोड़ा भोजन जो है कि किया जाना चाहिए। उससे क्या होगा, उसके जो है कि पौष्टिक तत्व जो है उसके शरीर में उसको आराम से उसको डाइजेस्ट होगा गर्भवती स्त्री को। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए, इनमें से कौन सा प्रसवोत्तर अवसाद मां द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो अनियंत्रित चिल्लाना, मति भ्रमण, भ्रम या उलझन। तो देखिए, जो कोई स्त्री अगर वो आफ्टर प्रसव जो होता है ना, उसमें बहुत सारे हार्मोन्स वगैरह क्या होते हैं, फिर चेंजिंग आते हैं, और उस चेंज के परिणाम स्वरूप वो स्त्री क्या करती है, उसके अंदर क्या होता है, अनियंत्रित चिल्लाने जैसी, वो चिड़चिड़ी थोड़ा टाइप की हो जाती है। तो आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनियंत्रित चिल्लाना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 92 पे चले कि गर्भपात को भ्रूण के निष्कासन के रूप में परिभाषित किया जाता है। जो गर्भपात है उसके भ्रूण के रूप में निष्कासित के रूप में परिभाषित किया जाता है जीवन क्षमता के पहले, या गर्भावस्था के 28 सप्ताह पहले, या गर्भावस्था के 28 सप्ताह बाद, या इनमें से कोई नहीं। तो जो गर्भपात है ना, के भ्रूण के निष्कासन के रूप में परिभाषित कब करते हैं कि गर्भावस्था के 28 सप्ताह पहले अगर भ्रूण का जो है कि उसका क्या हो जा रहा है, वो गर्भपात हो जा रहा है, तो उस अवस्था को कहते हैं। चलिए, आइए ऑप्शन चले हम 93 पे कि जब पश्चकाल का बहिर्गत भाग संवर्धन प्यूबिस के अंतर्गत निकल जाता है और सिर गर्भाशय के संकुचन के बीच में नहीं रहता है, तो इसे डैश क्या कहा जाता है, सिर का विस्तार, सिर का क्राउनिंग, सिर का बाह्य आवर्तन, या सिर का प्रत्यास्थापन क्या कहा जाएगा। 93 का आप आंसर क्या देंगे, इसे कहा जाएगा सिर का क्राउनिंग। चलिए, 94 पे चले कि सर्विकल समर को लेने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण काम में लिया जाता है, कोल्पोस्कोप, वेजाइनोस्कोप, या एटायर स्टेपलर, या पाइपर फोरसेप्स क्या होगा। तो जो एटायर स्टेपुला है, ये जो है कि यही उपकरण जो है कि लिया जाता है इसमें। चलिए, 95 पे बात करें कि कोहलबर्ग के नैतिक तर्क सिद्धांत के तीसरे स्तर में एक व्यक्ति के नैतिक तर्क शक्ति पूर्णतः किससे निर्धारित कर सकते हैं, अन्य व्यक्तियों द्वारा मान्यता प्राप्त करने का उद्देश्य, या सामाजिक संपर्क, या वैश्विक मूल्य, या आज्ञा पालन, या अनुस्थापन। तो आप 95 का आंसर क्या देंगे कि आज्ञा पालन, अनुस्थापन। चलिए, 96 पे बात करें कि 12 वर्ष से 18 वर्ष का आयु काल कहलाता है किशोरावस्था, बाल्यावस्था, युवावस्था, या शैशवावस्था। तो देखिए, अगर बात करें तो 0 से 2 वर्ष क्या है, शैशवावस्था। बाल्यावस्था जो है कि 2 वर्ष से 12 वर्ष। वहीं पे किशोरावस्था की बात करें तो 12 से
18 वर्ष। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 12 से 18 वर्ष। चलिए 97 पे चले कि परामर्श की सेवाएं कब ली जा सकती हैं? बचपन में, युवावस्था में, प्रौढ़ावस्था में या जीवन के कभी भी। तो परामर्श जो होता है ना, ये जीवन की किसी भी अवस्था में आवश्यकता पड़ सकती है, इसका कोई एज नहीं होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या? जीवन की कभी भी अवस्था में। चलिए 98 पे बात करें कि छात्रों के लिए शैक्षिक परामर्श की आवश्यकता है क्या? सही कैरियर पथ को ढूंढना, या फिर एक कैरियर योजना विकसित करना, या विचारों को स्थिर करना, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर आप क्या देंगे? उपयुक्त सभी। सही कैरियर के लिए भी जो है कि एक जो है कि छात्रों को जो है कि परामर्श की आवश्यकता होता है। वहीं पे बात करें तो कैरियर योजना को विकसित, अपने आगे के कैरियर बनाने के लिए भी जो है कि छात्रों को परामर्श की आवश्यकता पड़ सकती है। और उसी प्रकार उसके विचारों में अगर कोई प्रकार की उथल पुथल है तो उसको शांत करने के लिए भी क्या है, उसमें जो है कि परामर्श की आवश्यकता पड़ सकती है। तो उपयुक्त सभी हमारा आंसर इसका सही हो जाएगा। 99 पे बात करें कि भारत में यूनिसेफ के सहयोग से राष्ट्रीय टीकाकरण कार्य अभियान जो है कि शुरू किया गया था 1980, 1983, 1985 या 1990। तो इसका आंसर आप क्या देंगे? इसका आंसर आप देंगे क्या? 99 का आंसर देंगे। 99 का आंसर देंगे। 1985 में जो है कि ये जो है कि टीकाकरण अभियान जो है कि शुरू किया गया था। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 100 पे चले कि यूएन या पीए के आंकड़ों के अनुसार 15 से 64 वर्ष के मध्य आयु की विश्व जनसंख्या में प्रतिशत कितनी है? 100 का क्या है? 65%, 55%, 48% या 40%। इसका आंसर हो जाएगा क्या? 65%। और आप लोगों का, हम लोग का जो ये है कि 100 का ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम 12 वाला जो कि प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। क्या आप भी अमेज़न और फ्लिपकार्ट की किचकिच से हैं परेशान? क्या आपको यूथ कमीशन पब्लिकेशन की किताबों को ऑनलाइन ऑर्डर करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है? तो अब आपकी समस्त समस्याओं का समाधान लेके आ गया है यूथ कमीशन टाइम्स, जिसकी अपनी वेबसाइट ycitybooks.com के माध्यम से आप यूथ की किताबों को न केवल कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा के साथ ऑर्डर कर सकते हैं, बल्कि आप उसको ट्रैक भी कर सकते हैं, और ये ऑर्डर आपका फ्री डिलीवरी चार्ज के साथ होगा।